हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए, तो सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है और सुपर फास्ट रिवीजन में हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1। इसकी सुपर फास्ट क्लास हमने पुराने वीडियो में दे रखी थी, पहली क्लास। अब हम दूसरी क्लास को लेकर के चलेंगे, जहां हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनका काम रहेगा चैप्टर को गहराई से पढ़ना। पुराने स्टूडेंट का काम रहेगा इसके अच्छे अच्छे डाउट्स, अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे कंसेप्ट ले करके इसके डाउट्स करते रहना। तो आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने अभी तक पढ़ा है नंबर 1, दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत स्थिर वैद्युत बल F = 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R²। फिर इसके बाद हमने पढ़ा बिंदु, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि अगर आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? अंदर की ओर। ठीक है, ऋणात्मक आवेश के कारण जो क्षेत्र बनता है वो कहाँ बनता है? अंदर की ओर। ये देखिए, ऋणात्मक आवेश का ये क्षेत्र इस तरीके से बनता है। ठीक है, और धनात्मक आवेश का क्षेत्र जो होता है रेडियली आउटवर्ड, यानी त्रिज्यीय बाहर की ओर बनता है, और ऋणात्मक आवेश का अंदर की ओर बनता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बिंदु आवेश के कारण बताई थी, E = 1/4πε0 × Q अपॉन R²। ये फॉर्मूला आता कहां से था? अगर Q0 आवेश पर कार्य करने वाला बल F है तो एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या होता है? F अपॉन Q0। और एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल को ही हम बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आपके सामने मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने अक्षीय और निरीक्षीय स्थितियों में डेरिवेशन डेवलप करे। अक्षीय और निरीक्षीय स्थितियों में हमने क्या निकाली? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण -Q और +Q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हमने निकाली थी, जिसका फॉर्मूला आया था E = 1/4πε0 × 2p अपॉन कितना? R³ है ना। यहां से दूरी अगर R थी छोटे द्विध्रुव के लिए 2p अपॉन R³ आया था, और जो अगर निरक्षीय स्थिति में निकला था इसको आप मान लीजिए E इक्वेटोरियल या E2 मान लीजिए, इसको E1 मान लीजिए, तो ये आया था 1/4πε0 × p अपॉन R³। ये दो फॉर्मूले तक हमने पढ़ लिया था। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी एक समान क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला। देखिए, अगर मैंने यहां पर परिमाण लिखा है, देखिए यहां पर मैंने परिमाण लिखा है, तो अगर आप परिमाण लिख रहे हैं तो आप कुछ नहीं, तीर नहीं लगा रहे हैं तो आप यहां पे कुछ नहीं लगाएंगे। यदि सदिश लगा रहे हैं तो आइए बात कर लीजिए। जब आपने सदिश की तो यहां पर आप सदिश लगाइए और यहां पर लिखिए I²। क्या लिखिए? I², क्योंकि इसकी दिशा बाहर की ओर जाती है। और यदि आप यहां सदिश लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? -I², क्योंकि इसकी दिशा कहां जाती है? इधर की ओर, डाइपोल के विपरीत। ठीक है ना। विद्युत ध्रुव की दिशा क्या होती है? नेगेटिव आवेश से लेके धनावेश की तरफ। विद्युत ध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ। जी हाँ, देखिए बात एक ही है, चाहे आप -p इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको निशान किसको देना है? सदिश को। ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा तरीका आप कह रहे हैं कि सर एक काम करिए, P सदिश बना करके ये ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये भी सही है एकदम। मतलब आपने यहां पर जिम्मेदारी एक्स अक्ष के ऊपर नहीं फेंक दी है, यहां पर जिम्मेदारी आपने किसके ऊपर फेंक दी है? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के ऊपर, कि P तुम अक्षीय में बाएं से दाएं चलोगे और निरक्षीय में दाएं से बाएं चलोगे। तो ये भी अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। सदिश की जानकारी आपको है तो बढ़िया तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है भाई साहब? अब हमें पढ़ना है बलयुग्म। क्या पढ़ना है? बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है ना। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव बैठता है तो उस पर एक जोड़ा बल कार्य करता है। एक जोड़ा मतलब दो बल। ठीक है, देखिए कैसे कार्य करते हैं। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव बैठा हुआ होता है तो उस पर एक जोड़ी बल कार्य करता है। ये देखिए, ये अपने पास में द्विध्रुव है, ये है -Q, तो -Q, और ये विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। यस, तो ये विद्युत क्षेत्र E बैठा हुआ है, इस पे ये लग रहा है, इस पे बैठा हुआ है कौन? द्विध्रुव बैठा हुआ है। समझ गए ना। इसकी लंबाई कितनी है? 2L। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? ये केंद्र है, समझ में ना। ये केंद्र है, यहां पर आवेश है -Q और यहां पर आवेश क्या है बेटा? +Q। क्षेत्र की दिशा ये जा रही है, क्षेत्र की दिशा ये जा रही है। सभी को पता है कि धनावेश में क्षेत्र की दिशा में बल लगता है F = कितना? QE + QE। और क्षेत्र की दिशा के विपरीत किस में लगता है? -QE। अब देखो, आपने दिशा विपरीत बना दिए तो इसको -QE मत लिखो, इसको क्या लिखो? QE, क्योंकि दिशा पीछे है, परिमाण तो QE है। बल बराबर लगेगा, मतलब आप हाथ से रस्सी को पीछे खींच रहे हो,
समझ गए? तो ऑलरेडी दिशा तो दिख रही है ना। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें धनात्मक दिशा है ये वाली। अब चलिए देखिए इसका कोण देखिए बेटा, इसका कोण यहां पे भी कितना होगा? थीटा। यहां पे भी कितना होगा? वही संगत कोण वाला कंसेप्ट। तो यहां पे भी कितना होगा बेटा? थीटा। हर जगह इसका कोण थीटा है। तो हम अब क्या होगा, बराबर व विपरीत बल लग रहे हैं, बराबर व विपरीत बल लग रहे हैं। अब देखो दोनों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की एक ही क्रिया रेखा नहीं है। अगर बराबर व विपरीत बल एक ही क्रिया रेखा में रखेंगे लगेंगे तो किसी प्रकार का आघूर्ण डेवलप होता नहीं है। मगर इसकी क्रिया रेखा देखो ये है और इसकी क्रिया रेखा दोनों की ये है, मतलब दोनों की क्रिया रेखाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ये देखिए दोनों की क्रिया रेखाओं में इतना गैप है कि नहीं है? तो जब दोनों की क्रिया रेखाओं में गैप हुआ करता है तो क्या करता है? आघूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? आघूर्ण कार्य करता है। तो हम निकालते हैं इस पर लगने वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण किससे शो करते हैं? टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क बराबर बल गुणे लंबवत दूरी को बेटा ऐसा लिखा जाता है ना, ये होती है बल गुणे लंबवत दूरी। कोई भी बल ले लीजिए क्योंकि दोनों बल के परिमाण बराबर हैं। तो टॉर्क बराबर बल का परिमाण कितना होगा? F है ना, जिसको अपन QE लिखते हैं। तो Q इंटू ई इंटू लंबवत दूरी। देखो बेटा लंबवत दूरी ये है, बोलिए हाँ या ना। अब ध्यान से देखिए ये यहां से यहां तक का कितना है? 2L है कि नहीं है? हाँ, ये थीटा है तो ये भी कितना है? ये भी कितना है? और ये भी कितना है? इसको क्या मान लो? जो पता नहीं उसको क्या मान लिया? एक्स। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कितना? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये एक्स हो गया, ये कितना हो गया? 2L हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया बोलो? 2L साइन थीटा। आया समझ में ना? तो QE इंटू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर हो गया बेटा देखिए QE इंटू 2L साइन थीटा। तो मैं इसको लिखता हूं Q इंटू 2L, बोलिए हाँ, इंटू ई और इतना कितना? साइन थीटा। ये सब लोग जानते हो ये क्या होता है बोलो? P है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों का गुणन किसका किसका? आवेश का और लंबाई का। कौन सी लंबाई बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई का गुणन होता है ना, इंटू ई और यहां पे क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्म आ गया। ये देखिए यहां पर इसका क्या दिख रहा है आपको? परिमाण। क्या दिख रहा है? परिमाण। क्या दिख रहा है? परिमाण, ठीक ना। टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, इसका आप अगर सदिश बनाना चाहते हैं तो ये सदिश कौन सा है बोलो? P सदिश है कि नहीं है? है ना P सदिश। और P सदिश किसकी तरफ घूम रहा है? E सदिश की तरफ घूम रहा कि नहीं घूम रहा? अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि A क्रॉस B का मतलब है होता है A का B की तरफ घूमना। तो P क्रॉस E का मतलब होगा P का E की तरफ घूमना। तो P को E की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा कहां भागेगा? अंदर की तरफ। मतलब जो टॉर्क सदिश बनेगा वो कैसा सदिश है? अक्षीय सदिश। कैसा सदिश है? जिसकी दिशा जो होती है अक्ष में होती है। जैसे नल घूमता है तो नल घूमता आजू बाजू है मगर उसका अक्ष ऊपर होता है और नीचे होता है। तो नल या तो ऊपर भागता है या तो नीचे भागता है। तो आप P को E की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा कहां जाएगा? नीचे। तो इसका यदि सदिश वेक्टर बनाओगे तो टॉर्क बराबर बोलो कहां घूम रहा है? P क्रॉस, यस और नो? तो टॉर्क बराबर P क्रॉस E, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो बनेगा मॉड E साइन थीटा n कैप। क्या बनेगा? n कैप। मतलब n कैप मतलब लंबवत अंदर की ओर। एक लाइन में और लिख देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये तो परिमाण है। अगर इसकी दिशा की बात करो तो टॉर्क बराबर P E, P का परिमाण E का परिमाण साइन थीटा और कितना बेटा? n कैप। अब लिखिए तो अब आपको समझ में आ जाएगा। टॉर्क बराबर P इंटू कितना? P क्रॉस E। अब बिल्कुल सही है। देखिए भाई साहब, अधिकतम परिमाण के लिए टॉर्क मैक्स के लिए साइन थीटा का मान कितने डिग्री होना चाहिए? 90, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो अधिकतम परिमाण के लिए थीटा 90 डिग्री होगा और थीटा 90 डिग्री होने पर P इंटू ई इंटू साइन 90 बोलो कितना आएगा? 1। तो आएगा आंसर PE। कितना आंसर आएगा? तो अधिकतम परिमाण कितना होता है? P। अगर मैं बोलूंगा न्यूनतम परिमाण के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। मतलब ये इसके इधर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब भैया जब तुम इसके ऊपर आ जाओगे और एक बल उधर से खींचेगा और एक बल इधर से खींचेगा तो क्या इस पर कोई टॉर्क काम करेगा? नहीं करेगा। ये कहलाएगा स्थायी संतुलन। क्या कहलाएगा? हाँ, तो टॉर्क मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगा और टॉर्क मिनिमम 0 होने की अवस्था को बोलते हैं हम स्थायी संतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन की अवस्था। ये सुनो, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बंदा मेरा हाथ यहां से खींच रहा है और एक बंदा मेरा हाथ यहां से खींच रहा है। बोलो हाँ या ना? अब मैं ना इधर से इधर होऊंगा ना मैं इधर से इधर होऊंगा। तो इसको बोलते हैं क्या? स्थायी संतुलन। समझ में आ गया? ये कहलाएगा स्थायी संतुलन। अब देखिए मान लीजिए मैं इधर से खींच रहा हूं,
मेरे को इधर आना तो है, मगर खींचते 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 ये हो चुका हूं मैं, मतलब मेरी खोपड़ी सामने हो गई आपकी तरफ और मेरे हाथ को लोग ऐसे पकड़ रखे हैं। बोलो हाँ या ना? तो संतुलन तो अभी भी है, बट क्या ये स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब ये घूम करके उल्टा आ जाएगा तो चाहेगा तो वो वहीं कि मैं वहीं आ जाऊं। बोलो हाँ या ना? चाहेगा तो वहीं कि मैं वहीं आ जाऊं, मगर फिर भी एक प्रकार का संतुलन रहेगा। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे टॉर्क तभी कितना काम करेगा? 0 रहेगा, मगर संतुलन नहीं रहेगा, स्थायी संतुलन नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? अस्थायी, अस्थायी संतुलन। समझ में आया ना? अस्थायी संतुलन। ये स्थिति कुछ ऐसे ही वो बचपन में खेलते थे ना, कंपास के ऊपर रबड़ लगा करके, तो रबड़ लगा करके पेन ऐसा करते थे तो सही रहता था, फिर उसको पूरा घुमा के ऐसा कर देते थे तो दोनों तरफ से बल तो बराबर होता था, मगर जैसे ही छोड़ते थे वो वापस आ जाता था। तो वो कौन सा संतुलन था? अस्थायी संतुलन। आ गया जी? क्लियर है? तो ये हो गई टॉर्क की बात, ठीक ना? टॉर्क में किसी का कोई सवाल? टॉर्क के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, समझ गए ना? बलयुग्म का आघूर्ण। जब दो बल लगते हैं तो इसको बलयुग्म का आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण। जब आपका एक बल घुमाता है तो उसको बोलते हैं बलाघूर्ण। जब दो बल लगा के घुमाओगे तो क्या बोलते हो? बलयुग्म। समझ में आया? और जब एक बल लगा घुमाते तो क्या बोलते हो? बलाघूर्ण। समझ में आ गया? तो एक बल से भी बलाघूर्ण बनता है और दो बलों से क्या बनता है? बलयुग्म का आघूर्ण। अच्छा, नल में क्या लगाते हो? बल 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 बलाघूर्ण लगाते हो कि बलयुग्म का आघूर्ण लगाते हो? बलयुग्म, क्योंकि नल में जब टोटी पकड़ते हो तो एक उंगली आगे और ये वाली कहाँ? पीछे, दोनों। अब तुम समझ नहीं आता, मगर अपन इतनी जल्दी में रहते हैं तो एक उंगली आगे और एक उंगली पीछे रहती है, हाँ है ना? बट घर में वो कोई फुटबॉल वगैरह आ जाए, उसको पकड़ करके, कोई चकिया आ जाए, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, हाँ घूम जा घूम जा घूम जा, तो उस समय एक उंगली है कि दो उंगली है? एक हाथ से। उस समय क्या है? बलाघूर्ण है। क्या उस समय? बलाघूर्ण। तो ये बलयुग्म का आघूर्ण है। समझ में आया ना? चलिए तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट, पॉज करके वीडियो। हाँ जी, चलिए अगला टॉपिक लिखिए। देखिए अपन ने बलयुग्म का आघूर्ण निकाल लिया है। अब ये है बलयुग्म के आघूर्ण में, आघूर्ण घूमता है ना, बलयुग्म द्वारा किया गया कार्य, बलयुग्म द्वारा किया गया, क्योंकि बलयुग्म घुमाएगा डाइपोल को और डाइपोल को घुमाएगा तो क्या करेगा? कार्य करेगा। तो अपन निकालते हैं कि कितना कार्य करता है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि पहले बलयुग्म की स्थिति थी, ये θ1 कोण पर था। कितने कोण पर था? और ये घूम करके नए कोण पे आ चुका है भाई साहब, θ2 पे। किस पे आ चुका है? θ2 पे, है ना? एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है, मतलब वामावर्त दिशा में लेना है, यहां से यहां तक की ओर। अब दो परिस्थितियां दी गई हैं, दोनों में डाइपोल भरा हुआ है, बना हुआ है, एक -q, ये है +q पहला कोण, और ये -q, ये +q दूसरे स्थिति पे दिया हुआ है। आपको निकालना है कि कितना कार्य किया गया है। तो घूर्णी गति का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। देखिए, कार्य बराबर होता था बल गुणे विस्थापन। बोलो हाँ, F.ds। मगर ये किसके होता? जब घसीटते थे आप, क्या करते थे? घसीटने के लिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मगर घुमाने के लिए टॉर्क बराबर होता है, घुमाने के लिए वर्क बराबर dw बराबर होता है, d टॉर्क बराबर होता है टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। तो चलिए आइए इसी से खेलना शुरू करते हैं। तो dw इक्वल टू टॉर्क का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, PE sin थीटा और कितना? डी थीटा। तो dw इज इक्वल टू है भैया अपने पास, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा का मान अपन बदल रहे हैं θ1 से लेके θ2। तो PE sin थीटा और अंदर कितना? θ1 से लेके कितना? θ2, और यहाँ पे कितना आ गया? डी थीटा। तो dw का मान देखिए, शुरुआत में कोई कार्य नहीं था, 0 था, और बाद में कितना कार्य मान लिया? कितना? w। शुरुआत का कार्य 0 मान लिया और ये कार्य कितना मान लिया? w। तो इसको w ही मान लेंगे अपन। चलिए, p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट, बदलने वाला नहीं है, दोनों बोलो हाँ। साइन थीटा का अवकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस यहां आया, कॉस थीटा को अंदर खेला, और यहां बोलो θ1 से लेके θ2। तो w बराबर माइनस का PE, और यहां हो गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। चलिए माइनस साइन को अंदर ढोल दीजिए, तो PE ब्रैकेट में आ गया कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये है किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आ गया समझ में? अब इसमें विशेष परिस्थितियों को बना करके क्वेश्चन दे दिया करता है, इसी को बना करके क्वेश्चन दिया करता है कि बताइए अगर आप द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, किसकी दिशा से? क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर ले जाएं तो कार्य कितना होगा? तो भैया अगर आप क्षेत्र की दिशा में रहोगे तो पहले इस दिशा से, यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसी दिशा में अगर आपका डाइपोल, इसी दिशा में आपका द्विध्रुव अगर लेटा रहा होगा तो शुरुआती कोण θ1 बराबर कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। और θ2 दूसरा कोण कितना हो जाएगा? थीटा जितना घुमाया। समझ में आया ना? जैसे 0 से लेके मान लो आपने घुमाया 30 डिग्री, तो θ1 0 और θ2 कितना? 30। तो चलिए उस समय कितना कार्य होगा? W बराबर PE कॉस कितना? 0, कॉस कितना?
जीरो और माइनस कॉस कितना थीटा। तो देखिए W इक्वल टू पीई ब्रैकेट में कितना 1 माइनस कॉस थीटा। तो भाई साहब ये फॉर्मूला हो गया क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अगली बात करते हैं, अगर कहता है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सुनिए। किसी भी चीज की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस मानना पड़ता है। रेफरेंस क्या मानना पड़ता है, रेफरेंस मतलब मानक स्थिति। क्या मानना पड़ता है, मानक स्थिति। तो मानक स्थिति द्विध्रुव की मानी गई है कि भाई साहब ये 90 डिग्री पे है। किस पे है, 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर द्विध्रुव की मानक स्थिति या रेफरेंस को माना गया है। तो कंसेप्ट क्या बनता है, द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से किसी भी कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो मानक स्थिति θ1 कितने डिग्री 90, θ1 कितने डिग्री, और थीटा मतलब कोई भी थीटा। तो 90 डिग्री से किसी भी कोण पर घुमाने में किया गया कार्य में जो कार्य करते हो वही कार्य उसमें संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, वही कार्य, और उसी को बोलते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आइए देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए θ1 बराबर कितने डिग्री, और θ2 जहां मर्जी हो घुमा दो। θ2 मतलब जहां भी मर्जी हो घुमा दो। θ2 मतलब कितना थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू, अब बेटा वर्क बन जाएगा ऊर्जा। वर्क क्या बन जाएगा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का वर्ल्ड वाइड सिंबल क्या चलता है, यू। क्या चलता है, यू। पूरे विश्व में कौन सा सिंबल चलता है, यू। तो W इक्वल टू बन गया यू, और U इक्वल टू पीई। हाँ भाई, कॉस θ1 बोलो कॉस 90, कॉस कितने डिग्री 90, डायरेक्ट रख दू जीरो। कॉस 90 जीरो माइनस पी कॉस ऑफ कितना थीटा। आंसर आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। ये बन गई स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई कॉस थीटा। आ गई बात समझ में ना। अच्छा, इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट की भाषा में U इक्वल टू हो जाएगा माइनस का P डॉट ई। नोट कर लीजिए, ये भी मजेदार डेरिवेशन है। U इक्वल टू माइनस का P डॉट ई। तो ये हो गई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। नोट करिए फटाक से। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए थीटा का मान कितनी डिग्री, θ1 का मान कितनी डिग्री 90, क्योंकि घुमाओगे कहां से 90 से, और कहां तक घुमा के ले जाओगे, मन चाहे कोई भी कोण तक। तो पहला एंगल 90 है और दूसरा एंगल कोई भी कोण है, मान लो थीटा। बोलो यस और नो। पहला कोण कितना है 90, दूसरा कोण जहां घुमाना हो लेके जाओ, उस कोण का नाम क्या ले लिया आपने, थीटा। तो पीई कॉस 90 कितना होता है, जीरो। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। बेटा इसमें रखो ना, पीई कॉस 90 कितना हो गया, जीरो, माइनस कॉस θ2। θ2 दूसरा कोण कितना है, थीटा है कि नहीं है, थीटा। कॉस 90 जीरो माइनस थीटा, तो जीरो माइनस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पीई कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। और ए डॉट बी का फॉर्मूला सदिश में मैंने क्या पढ़ाया है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, कुछ ना लगाओ तो मॉड ही होता है। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो बेटा बन गया पी डॉट ई, पी डॉट ई। चलिए नोट करिए। देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्षेत्र की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज के जितने कोण होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। समझ गए ना। घुमाने का काम जो है आपका है, घुमाने का काम आपका है। नहीं, आप नहीं घुमाओगे तो क्षेत्र उसको या तो स्थायी संतुलन में खटाक से लाके पटक देगा। समझ गए ना। घुमाने का काम किसका है, आपका है। चलिए करिए इसको नोट। अगला टॉपिक लिखिए, गॉस का नियम। गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम क्या है। गॉस का जो नियम है ये बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। समझ गए ना। लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत पृष्ठ है, इस पृष्ठ से आपके पास जो है यहां पर से ऐसी लंबवत रेखाएं निकल रही हैं, ये देखिए। तो ये सब किस में आएंगी, विद्युत फ्लक्स में आएंगी। किस में आएंगी ये, इनको सबको विद्युत फ्लक्स में गिना जाएगा। ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, जो फाई होती है, ये विद्युत फ्लक्स की संख्या है। समझ में आ गया ना। बल रेखाओं की संख्या, इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ये जो हुआ करती है, ये होती है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितने गुना, 1/ε0 ये होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं गॉस के नियम की, किसी पृष्ठ से निकलने वाले कुल
किसी पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितने गुना होता है? 1/ε0, 1/ε0। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए कि मान लीजिए एक पृष्ठ के अंदर यहां पर 6 माइक्रोकुलाम, यहां पर -2 माइक्रोकुलाम, यहां पर -3 माइक्रोकुलाम और यहां पर -1 माइक्रोकुलाम स्थित है। बताइए इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? आंसर कितना है? 0, क्योंकि देखिए ये प्लस का कितना है? 6, ये -3 और -2 -5 और -1 कितना हो गया? -6, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो अब आप कैसा भी पृष्ठ बना दो भाई साहब, आंसर कितना आएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यस। कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत ध्रुव है, एक -q है, एक क्या है? +q। अब इसको घेरा ले करके जो है एक वो बनाया गया है, एक पृष्ठ बनाया गया है। कहेगा बताइए इससे निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की संख्या, विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि इसके अंदर कुल चार्ज कितना आ रहा है? 0। समझ में आया ना? आ गया जी समझ में? तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि जितना फ्लक्स निकलता उतना ही फ्लक्स क्या होता? आ जाता है। देखिए यहां से अगर 4 लाइनें निकलेंगी, बोलिए यस और नो, तो उसी अंदाज में 4 लाइनें वापस भी आ जाएंगी, मतलब बाहर जाने वाला फ्लक्स बराबर अंदर जाने वाला फ्लक्स, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना? अब आता है कि हमें डिराइव करना पड़ता है कि विद्युत फ्लक्स, एक गॉस का नियम डिराइव करो, गॉस का नियम व्युत्पन्न करो। ठीक है ना? तो हम देखते हैं गॉस का नियम व्युत्पन्न कैसे करेंगे, मगर इसमें एक थोड़ी सी और बात है जो हम आपको बता देते हैं कि फ्लक्स का मान एक और तरीका है निकालने का। बेटा देखिए जो फ्लक्स होता है वो होता है इंटीग्रेशन E.ds, ई डॉट का इंटीग्रेशन, बद्ध इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है, ये विद्युत बल दिखाए हैं, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किससे निकल रहा है? एरिया से। किससे निकल रहा है? एरिया से। आपने ये छोटा सा एरिया माना है और इस छोटे से एरिया को आपने समाकलित कर दिया है। क्या कर दिया है? समाकलित, मतलब उस एरिया को आपने पूरे बड़े से पृष्ठ में घुमा के रख दिया है। समझ गया ना? अब यहां से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी उसके पूरे मान को क्या कहलाएंगे? फ्लक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। फाई बराबर इंटीग्रेशन E.ds। समझ में आया? डी फाई का मान कितना हुआ करता था? केवल E.ds। डी फाई का मान कितना होता था? E.ds। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी फाई इक्वल टू E.ds। अब इसका अवकलन कर लिया तो डी फाई का अवकलन बोल रहा हूं, समाकलन, डी फाई का समाकलन कितना होगा? फाई। और इधर कितना आ जाएगा? समाकलन E डॉट, और पृष्ठ बंद है इसलिए क्या लगता है? ये फाई, इसके ऊपर लगता है पृष्ठ बंद होने के लिए। पृष्ठ बंद मतलब जहां से शुरुआत किए वहीं पर आके खत्म कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड इंटीग्रेशन, बद्ध समाकलन। ये कहलाता है बद्ध समाकलन। आई बात समझ में ना? तो एक चीज और लिख ली यहां पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। समझ में आ गया? चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कूलाम्ब के नियम का उपयोग करते हुए, कूलाम्ब के नियम का उपयोग करते हुए, है ना, गॉस नियम, ऐसा नहीं, वो बिंदु आवेश के लिए ऐसा कुछ होता है सवाल, 1 मिनट पढ़ लूं। यस यस, ऐसा है सवाल, देखिए। हाँ ठीक है, ओके भाई, वो भी कर लेंगे। तो पहला सवाल ये है, सुनिए तो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। मतलब गॉस का नियम हमें सिद्ध करना है, गॉस का नियम हमें सिद्ध करना है। आइए तो गॉस का नियम कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए बेटा। इसको बस रुक जाओ 1 मिनट के लिए, देखो इसको मैं रफ कर दूं। चलिए हमें गॉस का नियम सिद्ध करना है। आप जानते हैं, इधर देखिए थोड़ी देर के लिए, फाई इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? E डॉट ds। समझ गए? आप इस स्टेटमेंट को पकड़िए, मतलब E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। आपके पास एक बिंदु आवेश है प्लस Q। क्या है? बिंदु आवेश प्लस Q। ये विद्युत क्षेत्र छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? अब इसका विद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा? स्फेरिकल। कैसा बनेगा? स्फेरिकल मतलब गोलाकार, स्फेरिकल मतलब गोलाकार। तो विद्युत किसी बिंदु आवेश के अबाउट सममित तल को, सममित पृष्ठ को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो आप क्या करिए, जहां आप यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ जो है ये ले लीजिए, ये आपने गॉसियन पृष्ठ बना लिया जी, ये आपने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। ठीक है ना? अब गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ हो गया है आपके पास में। अब आपको ये निकालना है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है। ठीक ना? तो आप जानते हैं कि फ्लक्स का मान हुआ करता है कितना जी? इंटीग्रेशन E डॉट
ds इंटीग्रेशन ई डॉट। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्षेत्र मान लीजिए इसकी सतह पर आपने एक छोटा सा क्षेत्र मान लिया, समझ गए ना। और इस पर जाने वाला विद्युत क्षेत्र बोलो यही होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। और ये जो ds है, ये जो ds आपके पास है, ये छोटा सा जो सतह है, इसका एरिया सदिश इसी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ क्यों भैया, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका एरिया सदिश इसी तरफ जाएगा। तो मुझे बताइए E और ds के बीच का कोण कितने डिग्री है, 0 डिग्री, क्योंकि जिस तरफ E जा रहा है उसी तरफ क्या जा रहा है, ds जा रहा है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर मॉड E मॉड ds कॉस कितने डिग्री, 0 डिग्री। सो फाई इज इक्वल टू ओनली आ गया कितना, E इंटू कितना ds, कॉस 0 का मान कितना हो गया 1। अब ये बताइए कि हर बिंदु पर, क्योंकि निश्चित दूरी है, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा, जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आएगा, वो अलग अलग आएगा कि नियत आएगा, नियत आएगा, यस और नो। और कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आता है कि नहीं आता। तो ई नियत है ना, ई क्या है, नियत है। तो भाई साहब फाई बराबर ई बाहर कर लीजिए, बोलो अंदर कौन का बच गया, केवल ds, और वो भी बद्ध यानी कि पूरा, जहां से शुरुआत करोगे वहां पे एंड करोगे। तो फाई इक्वल टू ई का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपका गॉसियन पृष्ठ r दूरी पर है, गॉसियन पृष्ठ, तो r दूरी पर कितना बनेगा, q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds, संपूर्ण सतह, गोलाकार सतह का संपूर्ण अवकलन, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो ds की जगह यहां पे कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, लियो भाई साहब आंसर आ गया है, q बराबर हो गया कितना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रहा गॉस थ्योरम का प्रूफ, नोट करिए। तो ये है गॉस थ्योरम का प्रूफ।